हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में। तो ये टॉपिक आपका कंपनी लॉ की यूनिट नंबर 1 के अंदर आता है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितनी डिफरेंट टाइप की कंपनीज यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आप इस चार्ट के यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पर होता है इनकॉर्पोरेशन, मेंबरशिप, मेंबर्स लाइबिलिटी, कंट्रोल और नेशनैलिटी। तो इन बेसिस के ऊपर हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया है कंपनीज का। अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन का, तो इनकॉर्पोरेशन के अंदर हमारा आता है चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी। थर्ड आता है हमारा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो एसोसिएशन जिनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसके बाद आपका सेकंड क्लासिफिकेशन आता है, जिसके अंदर आता है आपका मेंबरशिप। मेंबरशिप में यहाँ पर देखा जाता है कि पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी। लाइबिलिटी के अंदर हमारी 3 टाइप की लाइबिलिटी बनती है यहाँ पे: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फोर्थ आता है आपका कंट्रोल, जिसके अंदर आता है आपका गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। लास्ट आता है आपका नेशनैलिटी, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो कंपनी है वो कहाँ की है, डोमेस्टिक कंपनी है या फिर इंडियन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है या मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके बाद जो एक और क्लासिफिकेशन होता है, उसके अंदर हम देखते हैं लीगैलिटी, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी जो है वो लीगल काम कर रही है या इलीगल काम कर रही है। तो ये आता है आपका टोटल क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हमने इसके अंदर बताया है। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो टोटल 5 बेसिस के ऊपर होता है। फर्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। तो ये आपके आते हैं 5 टाइप। तो वन बाय वन करके हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन के अंदर, तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टाइप बनता है रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज। रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज के अंदर आता है आपका फॉर्म्ड इन इंग्लैंड एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये वो कंपनीज होती है जो कि इंग्लैंड के अंदर या फिर ब्रिटिश के अंदर जो बनाई गई होती है, और ये कंपनीज जो होती है वो इंडिया के अंदर नहीं बनाई जाती, या इस तरीके की कंपनीज जो होती है वो इंडिया के अंदर काम नहीं करती। ये जो कंपनीज होती है ना, सिर्फ रॉयल कंपनीज होती है, ये इंग्लैंड या फिर जो बाहर के देश है वहीं पर काम करती है। दिस कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेसिफाइड चार्टर लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, एंड द कंपनीज एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू देम। ये जो कंपनी होती है ना, इनको जब बनाया गया था ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इनको जो भी इनके रूल्स और पावर्स वगैरह थी वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर लिखी गई थी, या फिर जो दूसरा है हमारा बैंक ऑफ इंग्लैंड। बट जो कंपनीज होती है ना, इन कंपनीज का जो मेंशन है वो कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, और ये कंपनीज एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल भी नहीं होता। दिस कंपनीज वर क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द किंग्स एंड क्वीन। अब जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है रॉयल कंपनीज, तो ये जो कंपनीज होती है ना, इनको कौन चलाता है? या तो किंग चलाता है और या फिर क्वीन इनको चलाती है। तो ये आता है आपका रॉयल और चार्टर्ड कंपनी के अंदर। सेकंड आता है आपका स्टैट्यूटरीज कंपनी, आर फॉर्म्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। अब ये जो कंपनी होती है ना, ये आपके स्पेशल एक्ट जो होता है ना पार्लियामेंट के अंदर, उससे पास होकर बनाई जाती है। और ये जो कंपनी होती है या तो पार्लियामेंट से पास होती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से इनको पास कराया जाता है। आर फॉर्म टू अंडरटेक बिजनेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये कंपनीज इसलिए बनाई जाती है जिससे हम जो नेशनल इम्पोर्टेंस के काम है ना, जो हमारे नेशनल के लिए इम्पोर्टेंट काम है, उनको काम को आगे बढ़ाने के लिए इन कंपनीज को यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। अब इन कंपनीज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो सबसे पहले आता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हीं कंपनीज के अंदर आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और यूटीआई। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? आपकी स्टैट्यूटरीज कंपनीज के अंदर। क्योंकि इन कंपनीज को, अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, अब इसको हम एक कंपनी भी बोलते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल एक्ट के थ्रू पास करके इसको बनाया गया है। बट इसका जो मेंशन है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं है, क्योंकि आरबीआई का अपना खुद का एक एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई एक्ट 1934।
अब इसी तरीके से जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये इसका मेंशन भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आपके पास एक एक्ट है। तो इन सभी के पास अपना खुद का एक एक्ट होता है, क्योंकि ये स्पेशल एक्ट से पास की गई है पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो इस टाइप की कंपनीज होती है ना, जैसे आरबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, अब इन कंपनीज को कौन चलाता है और कौन रेगुलेट करता है, तो उसका काम होता है गवर्नमेंट के पास में। ओन्ड एंड रेगुलेटेड बाय, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब ये कंपनीज को कौन बनाया है? गवर्नमेंट बनाया है। और साथ में इसको जो चलाने का काम होता है वो भी गवर्नमेंट का ही होता है। नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ एमओए और एओए। अब इन कंपनीज के पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता, और ना ही इनको कोई ज़रूरत होती। नीड नॉट टू यूज़ अ वर्ड लिमिटेड विद देयर नेम। इन कंपनीज को है ना, जो वर्ड होता है ना यहाँ पर लिमिटेड, उसका मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। तो जैसे अब ये जो हमारी कंपनीज है आरबीआई, अब यहाँ पर अब हम ये लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो लिमिटेड वर्ड है ना, इसका मेंशन करना यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ओनर है और जो हमारा कंपनी है वो दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस केस के अंदर हमारा बनता है जो हमारा गवर्नमेंट है और जो हमारी आरबीआई है वो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है। इसके अंदर हम ये नहीं देखते कि जो आरबीआई है उसको गवर्नमेंट चला रही है। तो इसके बाद हमारा फिफ्थ आता है, ऑडिट इज डन बाय कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। इसके अंदर जो इसकी ऑडिट होती है, जो इसकी चेकिंग होती है, जो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है, तो वो काम किसके पास होता है? कैग के पास में वो काम यहाँ पर होता है। तो ये थी आपकी सेकेंड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरीज कंपनीज। इसके बाद आपका आता है थर्ड कंपनी, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ये एक रजिस्टर्ड कंपनीज होती है, जो किसके अंदर आती है? आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। फाउंड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। अब ये जो कंपनीज होती है ना, या तो ये 2013 वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, या फिर जो उससे पहले वाला एक्ट था ना हमारा कंपनीज एक्ट 1956, उसके अंदर रजिस्टर्ड होगी, या उससे पहले वाले में होगी, बट ये इनका मेंशन कंपनीज एक्ट के अंदर होगा। रजिस्टर्ड कंपनीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज। अब ये जो कंपनी है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी, इनको हम और भी ज़्यादा क्लासीफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसके 3 कैटेगरीज बनाई है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा वन पर्सन कंपनी, सेकंड आता है आपका प्राइवेट कंपनी, और थर्ड आता है आपका पब्लिक कंपनी। अब हम वन बाय वन करके इन तीनों को यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका बनता है वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन हु कैन बी शेयर होल्डर एज वेल एज डायरेक्टर। अब जो वन पर्सन कंपनी होती है ना, उसके अंदर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एक शेयर होल्डर होना या फिर एक डायरेक्टर होना, तो यहाँ पे जरूरी होता ही है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 of the Companies Act 2013 define one person company, that means a company which has only one person as a member। अब इसके अंदर ये बात बोली गई है कि ये जो वन पर्सन कंपनीज होती है ना, ये किसके अंदर आती है? आपकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अंदर आती है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब ये उस टाइप की कंपनीज होती है जहाँ पर सिर्फ एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को चलाने के लिए। तो अगर आपको वन पर्सन कंपनी को क्रिएट करना है तो आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट होगी? ओनली वन पर्सन। An individual cannot incorporate more than one OPC or cannot become a nominee in more than one OPC। अब कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसने खुद की अपनी एक वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर दी, बट वो ये चाहता है वो किसी और कंपनी के अंदर भी जाके इन्वॉल्व हो जाए या फिर नॉमिनी बन जाए, तो वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ जो एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी खुद की ही कंपनी चला सकता है, या फिर सिर्फ एक कंपनी के अंदर नॉमिनी ही बन सकता है। दोनों काम वो साथ में नहीं कर सकता। सच एज युवेंद्रा एग्रो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कानपुर। अब इस तरीके की जो कंपनीज होती है ना, इनको क्या होता है, एक अलग तरीके की एक आईडी जो होता है वो वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पे मेंशन करती है। तो इस टाइप की कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? वन पर्सन कंपनी। इसके बाद आता है आपका प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर आता है आपका सेक्शन 2 subsection 68 as company which has minimum paid up capital as may be prescribed and by its article।
अब ये जो कंपनीज होती है ना आपकी प्राइवेट कंपनी, इनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है ना वो पहले से ही प्रिस्क्राइब करी गई है। अब जो जो भी आपने वहाँ पर पास किया होगा उसके अंदर आपने पहले ही उसकी लिमिट लिख दी होगी कि इतनी आपकी लिमिट है, तो ये सब पहले ही वहाँ पर मेंशन किया जाता है। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर। अब प्राइवेट कंपनी के केसेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो शेयर ट्रांसफ़र होता है ना वो वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट होता है। हैविंग मिनिमम 2% और मैक्सिमम 200%। अब प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर यहाँ पर 2 लोग तो कम से कम होने ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। रिक्वायर टू ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। अब यहाँ पे जो भी हमारी प्राइवेट कंपनी होती है ना उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि उनको अपने नाम के साथ में यहाँ पर एंड में ऐड करना होगा लिमिटेड वर्ड को। तो अब जो भी कंपनी का नाम होगा जैसे राम लिमिटेड, तो उसको अपने नाम जो भी कंपनी का नाम है उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर लिमिटेड वर्ड को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे जो डायरेक्टर्स की नीड होती है वो कितनी होती है, ओनली 2। इसके बाद आता है नीड नॉट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस और फाइल विद आरओसी। इसके अंदर इनको प्रोस्पेक्टस को इशू करना यहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता। तो ये थी आपकी प्राइवेट कंपनी। इसके बाद आती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर थर्ड आता है आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कितनी इजी है। पब्लिक कंपनी वो कंपनीज होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इसके अंदर जो पेड अप कैपिटल होती है ना तो वो पहले से ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। हैव मिनिमम 7 मेंबर एंड देर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट। अगर हम मिनिमम मेंबर्स की बात करें तो वो होती है 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। शेयर आर फ्रीली ट्रेडेड एट सेकेंडरी मार्केट। अब इसके अंदर जो शेयर ट्रांजैक्शन होता है ना तो वो भी फ्रीली हो जाता है। प्रोस्पेक्टर्स आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड। अब ये जो प्रोस्पेक्टर्स होते हैं यहाँ पर कंपल्सरी होता है इशू करना। और अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टर्स को इशू करना कंपल्सरी नहीं होता। इसके बाद आता है आपका मिनिमम 3 डायरेक्टर एज रिक्वायर्ड और मैक्सिमम यहाँ पर हम 15 डायरेक्टर्स को भी यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये था आपका पब्लिक कंपनी। इसके बाद आपका सेकंड बेसिस आता है जिसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी के बेसिस पे आपके यहाँ पे 3 बनते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। तो अब हम 1 बाय 1 करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला आता है आपका कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर। तो इसका सेक्शन आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स। अब ये जो होती है ना कंपनीज, तो इसके अंदर जो जितनी भी उनकी लाइबिलिटी होती है ना सिर्फ उतनी ही रहती है जितनी उनके पास शेयर्स उन्होंने जितना वहाँ पर खरीद रखा होता है। तो इसकी जो लाइबिलिटीज़ होती है ना मेंबर्स की वो उतनी ही लिमिटेड होती है जितनी अनपेड वैल्यू है शेयर की, मतलब जितना उन्होंने शेयर का अमाउंट जितना उन्होंने पे नहीं करा सिर्फ उतनी तक ही उनकी लाइबिलिटी वहाँ पर होती है। सेकेंड आता है आपका कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये आता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जाता है लाइबिलिटी ऑफ अ लिमिटेड ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनीज इज लिमिटेड टू द अमाउंट अंडरटेकन टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय हिम और हर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर ये बताया जाता है जो लाइबिलिटी होती है ना मेंबर्स की वो वहाँ तक लिमिटेड होती है कि वो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे जब भी ये वाइंडिंग अप का टाइम आ जाएगा। तो इसके अंदर एक तरीके से गारंटी देखी जाती है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन सा पार्टनर कितने अमाउंट को पे करेगा। तो इसके अंदर ये अमाउंट को वहाँ पे बात की जाती है। थर्ड आता है आपका अनलिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर आता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। कंपनीज दैट हैज़ नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती क्योंकि जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है अनलिमिटेड, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है मेंबर्स का। यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड कहलाती है। द प्राइवेट एसेट्स ऑफ द मेंबर कैन बी यूटिलाइज टू पे अ कंपनीज लाइबिलिटी। अगर कंपनीज की लाइबिलिटी को पे करना है ना तो जो मेंबर है ना उनके जो घर के एसेट्स वगैरह है उनको भी वहाँ पर सेल कर दिया जाएगा। जैसे कोई पर्सन है और उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी कंपनी की, तो वहाँ पे जो उसके घर का सामान है जैसे फर्नीचर हो गया, लैंड और बिल्डिंग हो गया, प्लांट और मशीनरी हो गया, उन सबको भी घर के सामान को भी वहाँ पर जो है उनको बेच दिया जाएगा कंपनी की लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए।
तो ये था आपका सेकंड, जिसको बोलते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। थर्ड आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहली कंपनी आती है गवर्नमेंट कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45, a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government and state government, partially by the central government and one or more state government, or a company with subsidiary of a government company। अब यहाँ पे ये बताया जाता है जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, उनके अंदर क्या बोला जाता है कि नॉट लेस देन, मतलब 51% जो है ना उससे कम नहीं होना चाहिए। अब जो है जैसे गवर्नमेंट कंपनीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने परचेज करी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या तो 51% या फिर 51% से मोर, तो इतना तो वहाँ पर उसको पेड अप कैपिटल वहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कौन कौन पर्सन यहाँ पे खरीदता है, तो सबसे पहले आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद ले या फिर आधा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे परचेज कर ले। तो ये आता है आपके गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करके ये बात लिखनी है, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद आपका कंट्रोल के अंदर सेकंड आता है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज। इसके अंदर आता है आपका होल्डिंग कंपनीज का होता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, और सब्सिडरी कंपनीज का आता है आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनीज। कंपनीज विच कंट्रोल अनदर कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है जब एक कंपनी का जो कंट्रोल है ना, सारा जो कंट्रोल है, सारा जो काम वगैरह है वो कोई और कंपनी करने लग जाए। जैसे ए कंपनी थी और अब उसके जो उसका टाइम है वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा, लॉस वगैरह हो रहा है, तो कंपनी ने क्या सोचा, हम किसी कंपनी के साथ में होल्डिंग अप कर लेते हैं। तो उसके वो गया साथ में टाई अप करने, बी कंपनी के साथ में उसने टाई अप कर लिया। और अब क्या है, जो जो भी सारा काम है ना ए कंपनी का, वो कौन देखेगा, बी कंपनी देखेगा। तो बी कंपनी कौन हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया, जिसने होल्ड कर रखा है ए कंपनी को। सेकंड आता है आपका सब्सिडरी कंपनी। द कंपनी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी इज कॉल्ड एज सब्सिडरी कंपनीज। वो कंपनीज जिनको होल्ड कर रखा है होल्डिंग कंपनीज ने, उनको हम बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। तो अब जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना ए और बी का, अब जो ए कंपनी है ना उससे तो काम वगैरह नहीं हो रहा, तो उसको किसने होल्ड किया है, बी कंपनी ने। तो यहाँ पे जो ए कंपनी हुई ना, जो जिससे काम नहीं हो रहा, जो लॉस में चल रहा है, तो ए कंपनी को अब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी बन गया है। मतलब वो क्या है, उसकी बेबी कंपनी बन गया है। उसका सारा काम कौन देख रहा है, बी कंपनी देख रहा है। तो ए कंपनी हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। तो ए और बी के आपके एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ आया होगा। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी बनाई जा रही थी तो उसको कहाँ पे रजिस्टर करवाया गया है। तो सबसे पहला आपका बनता है इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी। इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के अंदर आपका आता है इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। अब डोमेस्टिक कंपनी है मतलब होम कंट्री के अंदर ही बनाई गई है, तो इसके अंदर आता है ये कहाँ पे बनाई गई है, इंडिया के अंदर। हेड ऑफिस और इसका जो बिजनेस है ना वो सब भी कहाँ हो रहा है, सब कुछ इंडिया के अंदर ही है। कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। अब ये जो कंपनीज होती है ना, इनको हम प्राइवेट भी बोल सकते हैं और पब्लिक भी बोल सकते हैं। तो ये आता है आपका इंडियन कंपनी के अंदर। सेकंड आता है आपका फॉरेन कंपनी, जिसका सेक्शन होता है आपका 380 से लेके 392। ये सारे आपके फॉरेन कंपनी के सेक्शंस आते हैं। अब इसके अंदर आपका पॉइंट आता है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया थ्रू एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब ये जो कंपनीज होती है ना, ये इंडिया से बाहर बनाई जाती है, और इनके अंदर जो प्लेस ऑफ वो होता है ना काम करने की जगह, वो इंडिया के अंदर हो भी सकती है या फिर नहीं भी होती है। और कभी कभी क्या होता है, जो इनके एजेंट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जाके काम करते हैं। जैसे हो सकता है जो कंपनी है वो उसके जो एजेंट है वो कहाँ पे काम कर रहा हो, इंडिया के अंदर काम कर रहा हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे काम कर रहा हो, या फिजिकली भी यहाँ पे हेड ऑफिस हो सकता है। तो ये थे आपकी फॉरेन कंपनी। इसके बाद आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी। तो लीगैलिटी के बेसिस पे यहाँ पर आपकी दो कंपनीज बनती है। पहली आती है आपकी लीगल कंपनी और दूसरी आती है आपकी इलीगल कंपनी।
लीगल कंपनीज आपकी वो होती है जो काम क्या करती है, लीगल काम करती है। यहाँ पे कोई भी लीगल काम नहीं कर रही, वो लीगल काम कर रही है। उसने जब अपनी कंपनी को इशू करवाया था तो वो भी उसने बिल्कुल लीगली करवाया था। सब कुछ वहाँ पर वो लीगल ही काम करे जा रही है। बट इलीगल कंपनी के अंदर क्या होता है कि वो काम भी इलीगल कर रही है। जब उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो भी इलीगल तरीके से करवाया था। जो उसकी एसोसिएशन हो रही है वहाँ पे वो भी इलीगल हो रही है। और वहाँ पर जितना भी जो पेड अप कैपिटल वगैरह है, सब अमाउंट वगैरह, वो सब भी इलीगल अमाउंट है वहाँ पे। तो ये आती है आपकी दो कंपनी, लीगल और इलीगल। इसके बाद आता है आपका अनदर कंपनी। तो अदर कंपनीज के अंदर आपका सबसे पहला बनता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनीज। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले की बात करते हैं। तो इसके अंदर आता है आपका सेक्शन 8 प्रोवाइड दैट। अब जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, ये आपका आता है, इसका मेंशन है सेक्शन 8 के अंदर, जिसके अंदर ये बताया जाता है एसोसिएशन विच आर नॉट ऑफ अ कमर्शियल नेचर। मतलब इसका जो मोटिव है ना वो पैसा कमाना नहीं है, कमर्शियल नेचर का नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी द प्रमोशन ऑफ। अब जो एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब ये कंपनीज बनाई इसलिए जाती है या तो ये किसी चीज़ का प्रमोट कर सके। अब प्रमोट इन्हें किसका करना है, या तो चैरिटी का, साइंस का, कॉमर्स का, स्पोर्ट्स का, आर्ट्स का, रिलीजन का, कल्चर का, या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। तो उन चीज़ों का प्रमोशन करने के लिए इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आता है आपका must utilize its income or profit if any for the promotion of its object as stated above। अब जो इनकी इनकम आती है ना, यहाँ पर जो भी ये काम कर रहे हैं, जैसे चैरिटी कर रहे हैं, अब चैरिटी से करके इनके पास अगर कुछ भी इनकम जनरेट होती है या जो भी प्रॉफिट आता है, तो उस प्रॉफिट का यूज़ भी ये कहाँ पर करते हैं, जो भी इनके ऑब्जेक्ट यहाँ पर अभी हमने मेंशन किया है ना, उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उसी काम का, उसी पैसे का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये आती है आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इट कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट एज डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अब जो इनके पास जो प्रॉफिट का अमाउंट आया है ना, तो उस पैसे को यहाँ पर ये मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये उस पैसे का यूज़ करते हैं जिससे कि वो आगे अपने काम को आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा आगे तक लेके जा सके। तो इस पैसे को भी ये लोग आपस में डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये थी आपकी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इसके बाद आती है आपकी स्मॉल कंपनीज। स्मॉल कंपनीज का आपका सेक्शन आता है 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। स्मॉल कंपनीज जो होती है ना, ये पब्लिक कंपनीज से थोड़ी हटके होती है, क्योंकि जो इनकी पेड अप कैपिटल होती है ना, वो एक्सीड नहीं करती 2 करोड़ से। और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शेल नॉट मोर देन 10 करोड़। अगर जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पर अगर उन्होंने कुछ अमाउंट को वहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो फिर वो जो अमाउंट होगा ना, वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये थी आपकी स्मॉल कंपनीज। एंड हुज टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट ऑफ P&L अकाउंट फॉर द इमिडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 20 करोड़ रुपीज। अब जो इनका लास्ट ईयर का P&L अकाउंट है ना, वो भी 20 करोड़ से ज़्यादा का वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और अगर पहले से ही कोई हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो जो अमाउंट है ना, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 करोड़ रुपीज़ से। तो ये आती है आपकी स्मॉल कंपनीज के अंदर। इसके बाद आती है आपकी निधि कंपनीज। निधि कंपनीज आती है आपके सेक्शन 406 के अंदर। अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ द निधि रूल्स 2014 इन हिंदी, एंड कंपनी शेल बी अ पब्लिक कंपनी एंड मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। अब निधि कंपनीज का जो रूल होता है ना, वो 4 के अंदर आता है और इसका सेक्शन होता है 406। अब निधि कंपनीज को हम यहाँ पर पब्लिक कंपनीज भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनका पेड अप कैपिटल होता है ना मिनिमम, वो होता है 5 लाख रुपीज़ का। निधि कंपनी शेल हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम, दैट ऑफ इज कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग्स द मेंबर, रिसीविंग डिपॉजिट फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर ओनली फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स। अब निधि कंपनीज को इसलिए यहाँ पे खोला जाता है जिससे क्या कर सके, जो भी कोई सेविंग अमाउंट्स होगा ना मेंबर्स का, उसको वहाँ पर डिपॉजिट किया जाता है। साथ में अगर मेंबर्स को कभी म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, अगर जो मेंबर्स होते हैं ना, वो साथ में क्या होता है, एक दूसरे के लिए काम करने के लिए यहाँ पे राजी होते हैं कि अगर आने वाले टाइम पे किसी और मेंबर को ज़रूरत पड़ती है, तो सभी मेंबर्स वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं और उस मेंबर की वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की कंपनीज को हम बोलते हैं निधि कंपनीज। इसके बाद आता है आपका डोरमेंट कंपनी, वेयर अ कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर ऑब्जेक्ट
to hold assets of intellectual property and has no significant accounting transaction। अब डोरमेंट कंपनीज जो होती है ना, ये होल्ड करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को और इनके पास में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती। डोरमेंट कंपनी का मतलब होता है एक सोया हुआ कंपनी, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इस कंपनीज को हम बोलते हैं इनएक्टिव कंपनीज। डोरमेंट का मतलब होता है यहाँ पर सोया हुआ या कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो इस टाइप की कंपनीज को हम बोला जाएगा यहाँ पे इनएक्टिव कंपनीज। Such companies make an application to the registrar for obtaining the status of dormant. Such companies can maintain its status for 5 years। इस टाइप की कंपनीज को यहाँ पर हम 5 सालों तक के लिए यहाँ पर इसके स्टेटस को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। उससे ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले पास करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार से। तो ये थी आपकी डोरमेंट कंपनीज़। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पर बात करी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में, जिसके अंदर हमने 5 बेसिस पढ़ा है। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।